एक बहन पुतुल जिसने अपना पूरा जीवन बहुत प्रामाणिकता से जिया है। ऐसे हजारों भाई बहन पूरे देश भर में काम कर रहे थे अलग अलग संगठनों के माध्यम से। हमने कहा भाई अब अलग अलग तो जो चल रहा था वो तो चल ही रहा है, अब इस राष्ट्र निर्माण के इस काम में सब एक साथ आ जाएं। तो जितने भी लोग अभी तक जन आंदोलन चला रहे हैं उन सभी जन आंदोलनों को और जन आंदोलन चलाने वाले व्यक्तियों को, भाई बहनों को अपने इस आंदोलन के साथ जोड़ना है। इसके लिए 5 संगठनों के अलावा ये आंदोलन समिति अलग बना रहे हैं, उसका नाम दिया है आंदोलन समिति। राष्ट्रीय आंदोलन समिति, प्रांतीय और जिला आंदोलन समिति, ग्राम आंदोलन समिति। बस इसका काम होगा इस देश का हक दिलाना। तो मैं बहन पुतुल से कहूँगा कि वो भी अपने अंतर के भाव आपके बीच प्रस्तुत करें। और बहन पुतुल लोहियावादी विचारधाराओं की वो बहन है जिसने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, एक बहुत लंबा संघर्ष किया है और अब इस पूरे आंदोलन के साथ बहुत श्रद्धा से, बहुत प्रामाणिकता के साथ बहन जुड़ी हैं। मैं उनसे कहूँगा एक बार सब की ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। और जीवन का एक ही मकसद बनाया है, विवाह भी नहीं किया है। अब बहनों का अविवाहित रहना और वो भी भागवत कार्य के लिए, राष्ट्र कार्य के लिए, केवल भक्ति के लिए तो रह जाती हैं बहनें। देखा है हमने ऐसे आध्यात्मिक संगठन है जहां हजारों हजारों बहनें, लेकिन जीवन में आध्यात्मिकता और प्रामाणिकता रखना और देश के लिए ऐसा ही पूरा जीवन अर्पित कर देना, ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो ऐसा प्रामाणिक जीवन बहन पुतुल ने जिया है। आपके बीच में अपने अंतर के भाव प्रस्तुत कर रहे। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव रामदेव जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। गुरुदेव ने मेरा परिचय जिस तरीके से दिया है इसके लिए फिर मैं गुरुदेव की ऋणी हूँ, जिन्होंने ये मुझे मौका दिया पूरे देश के लिए अपनी बात कहने के लिए। ये देश, सबसे पहले तो देश को ही समझना होगा कि हमारा देश क्या है। कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र, कुछ दर्शन होते हैं, कुछ नैतिकता होती है, उसके आधार पे देश का निर्माण होता है और वही उसकी पहचान होती है। हमारा देश ऋषियों मुनियों का देश, उसके बाद आज़ादी के बाद ये गांधी का देश कहलाया। और कुछ मूल तत्व होते हैं जो कि वहाँ के जीवन शैली होती है और उसमें जो मनुष्य जीता है उस शैलियों के आधार पर जीता है, उस दर्शन के आधार पर जीता है, उन मूल्यों के आधार पर जीता है। हमारे देश का मूल्य था वसुधैव कुटुंबकम। हमारे देश का मूल था श्रम के आधार पर हम जिएंगे। श्रम क्या है? हमारा संसाधन। श्रम के आधार पर अगर हम जिएंगे, क्योंकि हमारे पास हमारे देश कोटि कोटि लोग हैं वहाँ पर, जो वो संसाधन के आधार पर ही हमारा देश हमने निर्माण करना था। आज़ादी के बाद इस गांधी के देश में जो उनका मूल्य तत्व था अहिंसा, अहिंसा को भी समझने की बहुत ज़रूरी है। जब हम आगे की बातें अपने करने जा रहे हैं, जिस आध्यात्मिक समाज, जिस समतापूर्ण समाज की बात की हम करने जा रहे हैं, उसमें अहिंसा को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अहिंसा को समझकर आगे की बात नहीं करते हैं तो हम बहुत कुछ छोड़ देते हैं। अहिंसा एक बहुत उदात्त, अहिंसा के भीतर का जो मूल्य तत्व है उसमें 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो उसका जो मूल तत्व है संयम, धैर्य और करुणा। क्योंकि अहिंसा को बहुत तरीके से लोग इंटरप्रेट करते हैं, कायरता की बात भी कहते हैं कि अहिंसा एक कायरता है। मगर गांधी ने अपनी पूरी आज़ादी की लड़ाई में अहिंसा को बड़ी अच्छी तरीके से, उसको पूरे प्रयोग के द्वारा अपने जीवन में उतार के हमारे सामने प्रस्तुत किया और उसको जी रहे हैं। अहिंसा के बीच में जो ये 3 तत्व हैं उसको इस तरह से समझना होगा कि हम जब करुणा, उसके भीतर करुणा जो एक मुख्य तत्व है, उसको करुणा को हम एकदम निकाल देते हैं। करुणा का शब्द जो है वो दूसरों के हित की इच्छा।
अगर हम दूसरे की इच्छा करेंगे तो हमारे अंदर करुणा आएगी। मगर करुणा को हम इस तरीके से कहते हैं कि अरे अगर हमने किसी पे करुणा की तो वो आदमी जिसको करुणा की वो भी अपने को दया पात्र समझता है, और हम जो करुणा भी करते हैं उसको इस तरीके से देते हैं कि हमारा बड़ा है, हम इस पे करुणा कर रहे हैं। तो इस पूरे अहिंसा के 3 मूल्य तत्वों को जब तक नहीं समझते हैं तब नहीं। उसके अंदर जो संयम, अगर हम संयम नहीं है हमारे हैं तो हम करुणा नहीं कर सकते हैं। धैर्य अगर नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इन अहिंसा के अंदर अगर ये तीनों चीज़ को अगर हम रखेंगे तो हम अहिंसा के अस्त्र से पूरी लड़ाई को जीत सकते हैं। ये मूल तत्व हमको 3 चीज़ें बहुत रखनी जरूरी है। दूसरा, हमारा जो देश है गांव का देश है, गांव का देश है, और पूरी समाज, पूरा विश्व, पूरा हमारी राजनीतिक शक्ति इन गांवों को नष्ट करने के में तुला हुआ है। गांव की जो पंचायतें हैं उनको समझना होगा। गांव की पंचायतें जिस तरीके से आज भ्रष्ट हो रही हैं, सबसे पहले तो वहीं से हमारी लड़ाई शुरू होनी चाहिए कि उस भ्रष्टता को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं। उसमें मुख्य भूमिका हमारे युवाओं की होती है, और वो युवाओं वो कैसे उस पूरे भ्रष्टाचार में अपने को आगे बढ़ाते हुए उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए आगे आते हैं। तो खास तौर से मातृशक्ति पर तो हम इतना ही बोलेंगे कि गांधी की लड़ाई में, आज़ादी की लड़ाई में, जब नमक आंदोलन हो रहा था तो गांधी जी ने कहा कि भाई महिलाएं इतनी दूर कैसे चल पाएंगी, तो इसलिए नमक आंदोलन, दांडी मार्च में वो नहीं निकलेंगी। मगर महिलाओं ने अपने वहाँ पे सरोजनी नायडू वगैरह ने इस बात को कहा कि नहीं, हम आपके साथ चलेंगे, और वो पूरी लड़ाई में गांधी जी ने उस बात को समझा और महिलाओं को शामिल किया। महिलाओं ने दांडी मार्च में पूरा साथ दिया और उस आज़ादी की लड़ाई को में पूरी तरीके से उनके साथ उस शक्ति को उन्होंने निकाला। तो बाबा हम गुरुदेव जी ने महिलाओं को आह्वान किया है, तो महिलाओं अपनी शक्ति को पहचाने और इस पूरे उनके आंदोलन के साथ में जो भी उनकी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, अपनी शक्ति के आधार पर वो आए, ये हम उनसे आह्वान करते हैं। क्योंकि हमारे देश में जो महिलाओं की शक्ति देखा जाए तो आज़ादी की लड़ाई, उसके पहले भी अंग्रेजों के दांत खट्टे किए हैं। हमारी रानी लक्ष्मीबाई का हम उदाहरण देते रहते हैं, तो हमारे देश में हर रानी लक्ष्मीबाई हैं, और वो खाली अपने भीतर का जो शक्ति है उसको पहचाने और उस आह्वान में साथ दें। आज़ादी की लड़ाई में भी अगर हम देखें तो अगर पुरुषों ने बाहर लड़ाई की है तो अंदर महिलाओं ने भी लड़ाई की। क्योंकि मैं भी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की घर की लड़की हूँ, तो मेरी माँ मेरे आसपास जो करते रहे वो बहुत ही साहसपूर्ण काम था। कोई भी पुरुष इस तरह से काम नहीं कर सकता था। तो आज भी वो साहस महिलाओं के अंदर बरकरार है। आज भी जो भी लड़ाई होती हैं उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। महिलाएं कम से कम कुछ चीज़ों से आगे बढ़ें, क्योंकि कुछ वो चीज़ें हैं कि हम अपने परिवार तक तो ज़रूर सीमित रहें, मगर परिवार जब हमारा तभी बच पाएगा जब हमारे घर आज का नागरिक आगे चल के इस समाज में एक नैतिक जीवन जीने के लायक रहेगा। आज देखिए आत्महत्याएं बढ़ रही, बच्चों के अंदर आत्महत्याएं बढ़ रही। उसका कारण यही है कि हम उनकी जो आचरणों को नहीं समझ पा रहे हैं। समाज में जो पूंजीवाद का पूरा बाजारवाद पूरा आ गया है, जिसके कारण वो जो भौतिक दृष्टि से हम बच्चों को जो शुरू से पालना शुरू करते हैं उनके अंदर पूरी वही भौतिक दृष्टि डाल देते हैं, जिसका कारण एक समय तक आते थे अगर वो चीज़ नहीं मिलती है तो बच्चों के अंदर की जो संघर्ष की क्षमता है वो खत्म हो जाती है। तो हम महिलाओं से सबसे बड़े खास तौर से नारी शक्ति से हम यही कहेंगे कि कम से कम उस भोगवादी दृष्टि को समझें, इस बाजारवाद की पूरी जो चीज़ें हैं उनको समझें, और जो उनके पूरे शरीर को बाजार में ला के खड़ा कर दिया है प्रोडक्ट के माध्यम से, नख से सिक तक सारे प्रोडक्ट जो हैं औरतों के विज्ञापन के तरीके से जो दिखाए जा रहे हैं, कम से कम और उन महिलाएं हमारी उस बाजारवाद की कुदृष्टि को समझते हुए हमारा कहाँ यूज़ हो रहा है, हम कहाँ पे भोगवादी दृष्टि में अपने को किसी के गुलाम होते जा रहे हैं, इसको समझें। और हमको लगता है अगर जिस दिन ये महिलाएं समझ जाएंगी ये बाजारवाद का जो ये कुदृष्टि है इस समाज से, इस देश से खत्म हो, क्योंकि वो घर में सबसे पहले घुसता है, घर से घुस के वो फिर बाहर करता है, क्योंकि उसके शिकार ज़्यादातर घर में ही हो जाते हैं हम। तो इसलिए सबसे पहले हम महिलाओं से ये कहेंगे कि उस बाजार की जो कुदृष्टि है उसको कैसे ख़त्म करें। आज पूरी जो राजनीतिक सत्ता है या राजनीतिक मुद्दे हैं जिसमें महिलाओं के जो मुद्दे हैं उसमें
33% आरक्षण का एक मुद्दा जिसका हश्र आप लोग देख रहे हैं, महिलाओं के संदर्भ में जो हमारे राजनीतिक नेताओं की बयानबाजी है उसको समझ रहे हैं कि उनके महिलाओं के प्रति उनकी मन में क्या समझ है और क्या इज्जत है। दूसरी चीज़, अभी हाल में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए तो महिलाओं के सारे मुद्दे जो हैं वो कहाँ जाके समिट गए हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हम जब निकले थे आज़ादी की लड़ाई में महिला मुद्दे तो नहीं थे, पहला मुद्दा था आज़ादी कैसे मिले। 70 के दशक में जब महिला मुद्दे हैं, जब हम जिस आंदोलन से निकले उस सवाल थे कि हम अपने अस्तित्व को या हमारे जो बहुत सारी जो समाज की समतापूर्ण समाज में जो बहुत सारी गैर बराबरी थी उसकी बहुत सारी लड़ाई लड़ी। जमीन के सवाल की लड़ाई, बोध गया आंदोलन जो हमारे देश का सबसे बड़ा आंदोलन था, लड़ाई के माध्यम से जहां उन्हें अधिकार मिला और वहीं से तय होती है महिलाओं की लड़ाई के बहुत सारे मुद्दे। और वो 70 के दशक में महिला आंदोलन के बहुत सारी चीज़ें तय होती, तमाम कानून बनते हैं, दहेज के सवाल, आज दहेज के सवाल हैं, तमाम सारे जेल के कानून बने और आज भी संपत्ति के अधिकार में महिलाओं का कहीं भी समतापूर्ण दृष्टि नहीं है, ना पूरे समाज की है, ना पूरी राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि उन्हें आर्थिक दृष्टि से उनको कैसे मजबूत किया जाए। बहुत सारे विदेशी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनमें एक शब्द दिया जाता है सशक्तिकरण। वो आर्थिक कारण से एसएचजी चलती हैं, तमाम तरीके के बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो कि गांव को खोखला करती हैं, औरतों को खोखला करती हैं, उनकी पूरी दृष्टि को खोखला करती हैं कि वो अपने समाज के बारे में कैसे बनाएं। वो क्योंकि ऊपर से वो पूरा प्रोग्राम आ जाता है, उनको औरतों को बिल्कुल स्ट्रेस लगा दिया जाता है कि उनके पास अपनी दृष्टि खत्म हो जाती है और वो पूरी उनकी जो इच्छा शक्ति है वो भी। तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि हमारे जो देश में कार्यक्रम हमारे लिए या पूरे देश के लिए या पूरे गांव के लिए जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उन पर भी अपनी पैनी नज़र रखनी होगी और उस पैनी नज़र के आधार पर ही हमारे पूरे बदलाव के कार्यक्रम भी बनने चाहिए और पूरे बदलाव के दर्शन भी, हमारी जो व्यवस्था परिवर्तन के दर्शन है उनको भी समझना पड़ेगा। अभी वो जो बीच में बात जो अभी जो चुनाव की जो राजनीतिक शक्ति इच्छा की जो महिलाओं के सबसे बड़ा मुद्दा इस बार जो निकल के आया राजनीतिक शक्ति के हाथ वो था बलात्कार। दादा धर्माधिकारी ने कहा है कि औरतों को बाहर निकलने में कोई दिक्कत नहीं है, औरतें बहुत ज़्यादा धमका, मगर उनको एक ही बात का डर है, अंधेरे से। अंधेरे से किससे डर है? कोई चूहा, बिल्ली, शेर, सांप से डर नहीं है। आपको समझ में आ रहा होगा कि अंधेरे में सिर्फ किससे डर है? वो पुरुष से। ये भय खत्म करना होगा औरतों के दिमाग से। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है युवा शक्ति को। ये अगर ये युवा शक्ति इस बात को नहीं समझता है तो समझ लिए हम समता का समाज नहीं बना पाएंगे। जैसे बाहर विदेशी से एक शब्द आया है सशक्तिकरण, सशक्तिकरण जैसा कोई शब्द नहीं होता, उसके अंदर कोई भावना नहीं होती, ना उसमें कोई आध्यात्मिक बातें रहती। क्योंकि अगर करुणा का, संयम का और धैर्य का अगर समाज बनाना होगा तो इस बात को समझना होगा कि हम औरतों के साथ कैसे चले। जब अब युवा भारत बन रहा था या हम बना रहे थे तो दो बच्चों के सामने ये सवाल आता था, क्योंकि हमने जो जीवन जिया है लड़कों के बीच में जिया, हजारों हजारों लोगों के बीच में रहते थे हम लोगों ने। स्त्री पुरुष का हमारे वैसे भी हमारा देश अर्धनारीश्वर का कल्पना है, जहाँ पे पुरुष और औरत के अंदर दोनों भावना एक से हैं। उनके अंदर भी भावना ममत्व का है और महिलाओं के अंदर भी वो भावना ममत्व है। अगर दोनों भावनाएं नहीं होती तो इस समाज में बैलेंस नहीं हो सकता। अगर रानी लक्ष्मीबाई के अंदर पुरुषत्व के गुण नहीं होते तो वो अंग्रेजों से नहीं लड़ सकती थी, और अगर गांधी के अंदर करुणा का भाव नहीं होता तो वो औरतें बाहर नहीं निकलती, क्योंकि उस समाना भी औरतें भीतर थी। इसलिए दोनों भावों को समझते हुए हम आगे के युवा शक्ति को सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि कैसे हम अपने साथी महिलाओं, हमारे किशोरियों को हम अपने संगठन में कैसे शामिल करें और उन्हें विश्वास दें कि हम पूरे आपके साथ उसी तरीके से हैं जैसे हम और आप। क्योंकि हमारा समाज अर्धनारीश्वर का समाज है, जहाँ पे स्त्री और पुरुष एक समान है। बात है कि हम कैसे एक दूसरे को सम्मान दें, ये हमारे अंदर ये पूरी विचारधारा आनी चाहिए। तो शायद हम पूरे समाज में समतापूर्ण समाज के निर्माण की कल्पना कर पाएंगे और करते हैं। और जिन लोगों ने इस समाज की कल्पना की है उन्होंने ये जीवन जिया है। हम और ये मैं दावे से कहती हूँ कि मैंने ये जीवन जिया है। तीसरी बात यह है कि अब आगे हमें करना क्या है। अगर हम पूरे इस देश को, हमारा टूल्स क्या होगा, अगर मुझसे कोई पूछे तो इस देश में आज भी अहिंसा ही हमारा एक मुख्य औजार है, जिसके माध्यम से हम पूरी सारी लड़ाई को जीत क्या सकते हैं। हम
जीतेंगे किससे और किससे हारेंगे, जीतना हारना के सवाल ही नहीं है। पूरी व्यवस्था को कैसे समरूप में लाए, ये एक सवाल है। जिन लोगों ने इस व्यवस्था को बिगाड़ा है, कहें भाइयों समझिए भाई, हम भी आपके हैं, आप भी हमारे हैं, कम से कम यहाँ के लिए तो कुछ सोचिए। कुछ इस तरह की गद्दारी, बहुत ही समभाव से हमारा ये आंदोलन शुरू हो, फिर तो लड़ने के, संघर्ष करने की तमाम सारे आयाम हैं। मगर सबसे बड़ा चीज़ है इस देश में आपकी सबसे बड़ी जो मुख्य बात है कि आप इस लोकतंत्र के देश में हैं। ये बात अलग है कि आप वोट देने के बाद आप अपने अधिकार खो देते हैं, और वो इसलिए खो देते हैं कि जनता अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती। जनता जिस दिन अपनी जिम्मेदारी समझ जाएगी, हमारी जिम्मेदारी है कि जिसको हमने वहाँ पे पहुँचाया है उसको क्या कराना है। अगर हम अपने नैतिक साहस को दिखाएंगे तो ये लोकतंत्र आज भी उस लोकतंत्र की तरीके से होगा जहाँ पे हम हमारी राज्य जो हम चाहते हैं वो होगा। इसलिए जनता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज बनती है। सुबह से गुरुदेव ने सारी बातें कही, बहुत सारी बातें कहती हैं जिनको बार बार दोहराना नहीं। अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं, और जिन लोगों ने भी उतारा है, छोटी छोटी लड़ाइयाँ हुई हैं वो भी हम जीते हैं, उन्हीं नैतिक साहसों से जीते हैं। कोई गोली बंदूक से नहीं जीते हैं। सिर्फ वही नैतिक साहस था कि हमने संयम रखा, हमने धैर्य रखा, हमने चीज़ों को समझा कि यहाँ पर कहाँ पे हमको कौन सी चीज़ें करुणा के द्वारा मिल रही हैं, कौन धैर्य के द्वारा मिल रही, कौन संयम के द्वारा मिल रही। इन तीनों चीज़ों को अगर हम जीवन में उतारें, ये हमारे 3 हथियार हैं अगर इन हथियारों को अगर हम अपने जीवन में नहीं उतारते हैं तो हम लड़ाइयों के जो हम कुछ करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अनुशासन लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है। अनुशासन कोई बाहर से चीज़ देने वाली नहीं है। अनुशासन आदत है। आप देखते हैं कि जब कोई बड़ा आता है, हम लोगों में डाला गया था, तो आप उसको झुक के प्रणाम करते हैं या अपने आप आपका शरीर कह देता है कि अब खड़े हो जाओ। इसलिए हम जो समाज बनाना चाह रहे हैं, फिर हम कहते हैं ये देश गांधी का है। गांधी के मूल्यों के आधार पर, गांधी के अहिंसा के हथियार के द्वारा इस समाज को हम बनाना चाहते हैं। और समता के समाज के बनाने के लिए हम स्त्री पुरुष की समता की बात अपने दिमाग में रखते हुए पूरे समाज के निर्माण की ताना बाना फिर बुने, और पूरे समाज को आगे बढ़ाने के लिए और गांधी के ग्राम स्वराज को साकार करने के लिए। दूसरी बात, गुरुदेव के जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया है, काला धन, हम व्यवस्था परिवर्तन, वो हमारी क्या होगी, हम लोग धीरे धीरे बात करते करते उस व्यवस्था परिवर्तन की नई कुछ दर्शन आगे विकसित होंगे। उनके आधार पर पूरे राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए हम आपके साथ हैं, और आप पूरे तन मन से इस पूरे राष्ट्र को समर्पित करते हुए आगे बढ़ाते हुए हम लेकर कैसे जाएं ये सोचें। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। गांव बचेगा देश बचेगा, गांव बचेगा देश बचेगा, गांव बचेगा देश बचेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत आशीर्वाद है, अभिनंदन है बहन पुतुल को। तो ये कुछ बातें हैं जिनके ऊपर हमें और गहरा मंथन चिंतन करना है। हमें कैसा देश बनाना है। देखो, ये मूलभूत तत्व है। अब